जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्यों स्थापित कर लिया था? देखो, हम पढ़ते हैं यूरोपियंस इन इंडिया। इंडिया के रिलेशन ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस जब 15 सेंचुरी में आए थे उसी समय हम अपने जो इंडिया के रिलेशनशिप या ट्रेड रिलेशनशिप जो थे यूरोप के साथ तभी जुड़े थे। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया के ना जो कमर्शियल रिलेशनशिप थे ये पहले भी थे, बट ये होते थे मेडिटेरियन रीजन के थ्रू। मेडिटेरियन रीजन कौन सा था? ये जो अपना मैप देख रहे हो, इस मैप में यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन में क्या रहता था कि ये लोग ना यहाँ से व्यापार करते थे, इस एरिया से। ये मेडिटेरियन सी है, इसके थ्रू व्यापार करते थे। और यहाँ बीच में पड़ते हैं जैसे अरबियन कंट्रीज। अभी इन कंट्री के थ्रू ये व्यापार करते थे, बट यहाँ अरब्स आ गए। अरब्स ने क्या किया, इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब ये व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने कोई ना कोई और, अब ऊपर से आ नहीं सकते थे क्योंकि ऊपर से अगर आते तो ये ट्रेड रूट इनका लंबा पड़ता यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बर्फ पहाड़ी ये सब चीज है। और दूसरा रूट लगा इनको, भाई ये सी है, इनको अफ्रीका का तो पता था, भाई यहाँ अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, यहाँ इंडिया है। इनको अफ्रीका का तो पता था, भाई यहाँ अफ्रीका है, बट इनको अमेरिका वगैरह नहीं पता था। तो ये इनको पता था कि इसके ऊपर से जाएंगे और यहाँ से होते हुए इधर इंडिया में चले जाएंगे। इनको इस चीज का पता था। सो इन्होंने एक नया रूट खोजने की कोशिश करी उस समय। और पुराचीन में भी हमारे यहाँ हम प्रोस्पेरियस थे, हमारे यहाँ गोल्ड, सिल्वर, वाइन, ग्लासवेयर, बहुत सारी चीजें, मतलब हम एक्सचेंज करते थे। किसके साथ? ग्रीस के साथ, इजिप्ट के साथ, अरब के साथ, रोम के साथ में। और नॉट ओनली इंडिया, मतलब बेसिकली ट्रेड रूट जो था वो जमीन के रास्ते था। ट्रेड रूट ना ये अरबियन सी के थ्रू आते हुए ये कंट्री, जैसे ओमान से हम बहुत सारी बंदरगाह जो हमारे पोर्ट्स थे वहां पे व्यापार होता था। वो पोर्ट्स हमारे कौन कौन से थे? जैसे गुजरात का भरूच है, मुजरिस है, एक ताम्रलिप्ति, जो अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जाने जाते थे। ये सी रूट थे हमारे, ठीक है। और ये सारे के सारे ना, जी मेडिटेरियन वर्ड, ये मेडिटेरियन सी है, ये वाला। और इसके आसपास में सारा ट्रेड रूट होता था। बेसिकली इन इन देशों के साथ हमारा ट्रेड रूट होता था, ठीक है। और हमने ये हमारे ये प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे रोम के अंदर, या फिर जो पुरानी सभ्यताएं रही हैं, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता रही है, मेसोपोटामिया का जो ट्रेडिशंस रहा है वो उसके साथ भी हमारा एक्सचेंज होता था। नॉट ओनली इंडिया का, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के साथ सब पूरा ट्रेड, क्योंकि साउथ इंडिया में ही पूरा मसाले मिलते थे, वो ट्रेड बड़ा अच्छा होता था। उस समय ना हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो टॉप में थी और रिचेस्ट कंट्री में काउंट होते थे। ये एंशिएंट की बात कर रहे हैं, सॉरी। उस समय हमारा जो योगदान था ना जीडीपी में, वो जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही जीडीपी होता है। जीडीपी का मतलब है कि हम कितना सामान खरीद रहे हैं, कितना सामान बेच रहे हैं, मतलब हम संसार को, जो हमारा और दूसरा कंट्रीज थे वर्ल्ड के अंदर, हम कितना एक्सचेंज कर रहे हैं चीजों को। तो वो हम, पता है, एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं ऑंगस मैडिसन, वो उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि हम 1/4 थे। 1/4 थे, मतलब हम चौथे हिस्से में, वर्ल्ड के पूरे चौथे हिस्से में हम लोग आते थे। हम इतने पावरफुल कंट्री थे उस समय की, रिचेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी तौर पे हम लार्जेस्ट कंट्री थे। चाइना चाइना भी अच्छी टक्कर में था, बट चाइना से हम ऊपर ही थे उस समय। हमारे साथ फॉरेन ट्रेड बड़ा अच्छा होता था। बाद में यूरोपियंस का 16 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में, बाद में भी ट्रेड अच्छा रहा। और फॉरेन ट्रेडर्स ने, आपने पता है हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, इन्होंने, फॉरेन ट्रेडर्स ने हमें लूट लूट के सारा सामान हमारे यहाँ से ले गए। अभी बात करते हैं, सबसे पहले आए पुर्तगीज। जो यूरोपियंस का हमने बात करी कि यूरोपियंस कैसे आए थे। सबसे पहले आए थे पुर्तगीज। पुर्तगाली, पुर्तगीज एक ही चीज है। पुर्तगाली यानी पुर्तगीज,
ये भी कॉमर्स मतलब ट्रेड के लिए हमारे यहाँ आए थे। अभी जब मैंने आपको ये मैप दिखाया था ऊपर, ये लोग ना स्टार्टिंग में इनको पता था ये ट्रेड रूट था, होता था यहाँ से व्यापार, बट इन्होंने देखा कि भाई एक और ट्रेड रूट हमें सी रूट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो 1492 में एक क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक नेविगेटर था, जो सी रूट इंडिया के लिए सी रूट डिस्कवर करने के लिए निकला था। बट वो गलती से या कैसे भी उसने सोचा था कि वेस्ट की तरफ जाऊंगा और ईस्ट की तरफ घूम जाऊंगा, क्योंकि धरती गोला है और ईस्ट में इंडिया है। तो वो वेस्ट की तरफ चला गया, यानी वो कैरिबियन सी की तरफ चला गया, और कैरिबियन सी बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के नीचे पड़ता है। जब वो वहां नजदीक पहुंचा तो उसको वहां मसालों की स्मेल दिखाई दी, उसको लगा कि ये तो इंडिया है। लेकिन वहां जाके देखा कि वो तो बिल्कुल अलग कंट्री था, वो तो इंडिया नहीं था। तो उसने उसको न्यू वर्ल्ड का नाम दिया। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, न्यू वर्ल्ड क्या है? न्यू वर्ल्ड था जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने 1492 में मतलब इंडिया की खोज, सी रूट खोज करते हुए वो अमेरिका जा पहुंचा, और उसी अमेरिका को नाम उसने दिया न्यू वर्ल्ड। 1493 से 1504 के बीच में ऐसे बहुत सारी नई नई डिस्कवरी, नए नए लैंड की खोज की, क्योंकि अमेरिका अभी तक खोजा नहीं गया था इनके द्वारा। उसके तीसरे दौरे के दौरान कोलंबस साउथ अमेरिका के एक मेन लैंड पे पहुंचा। अब उसने साउथ अमेरिका को भी खोज निकाला था तीसरे दौरे के दौरान, तीसरे वॉयज के दौरान उसने। तो इसलिए ना एक कोलंबस डे नाम का एक हॉलीडे मनाया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, क्योंकि सेकेंड मंडे ऑफ अक्टूबर को उसने न्यू वर्ल्ड की खोज की थी 1492 में, 2 अक्टूबर 1492 को। और इसी 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कोलंबस डे मनाया जाता है। लेकिन अभी आज के दिनों में ना बहुत सारे इस जगह पे इसको इंडिजिनियस पीपल डे के तौर पे भी ऑनर किया जाता है, क्योंकि इस दिन ये एंटर किया था और उसके बाद जो जितने इंडिजिनियस पीपल थे वो सब खत्म हो गए थे, कुछ बीमारी से, कुछ को इन्होंने लेबर वगैरह, स्लेव वगैरह बना के खत्म कर दिया था। सो कई जगह इसको द इंडिजिनियस पीपल डे ऑफ ऑनर के रूप में भी मनाया जाता है। अब बारी आ गई इंडिया की। अब ये तो उधर निकल गया। उसी समय वास्को डी गामा इंडिया की खोज के लिए अफ्रीका के ऊपर से होते हुए सी रूट के थ्रू इंडिया में आने लगा। जब ये इंडिया आ रहा था तो रास्ते में ये एक गुड होप करके एक जगह है अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके अंदर। ये जो गुड होप देखो, इस मैप में आप देखोगे, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ये इधर आके रुका, इस पॉइंट पे आके। ये अफ्रीका का लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आकर रुका था। और इस पॉइंट पे से ये थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे बढ़ा था, और आगे फिर ये इंडिया के अंदर कालीकट में पहुंचा जाके। और इसका साथ दिया था एक अपने व्यापारी थे मुस्लिम, उसने इसका साथ दिया था यहाँ तक पहुंचने के लिए। और ये गुड होप, केप ऑफ गुड होप से होते हुए कप्पड़ नियर कोझिकोड केरला पहुंचा 1498 में। और वहां का राजा था जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया, हिंदू रूलर था ये, इसने इसका स्वागत किया। और वास्को डी गामा ने देखा भाई यहाँ मसाले बहुत हैं, क्योंकि इसको पता था मसाले तो थे, ये तो व्यापार, इसको पता था, कंफर्म था यहाँ मसाले हैं, तो इसने इसके साथ में ट्रेड रूट करने का फैसला किया। बट इसके जो प्राइस था, इसने बड़ा लो प्राइस लगाया, इसलिए इसका जो ट्रेड एग्रीमेंट था वो फेल हो गया। बट फिर भी ये बहुत सारे मसाले खरीद के यहाँ से निकला और इसने बहुत बेनिफिट कमा, क्योंकि वहां मसाले बहुत महंगे बिकते थे। बट अगेन रिटर्न आया ये 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स ये रिटर्न आया 1502 में। अब की बार ये अकेला नहीं आया, अब की बार इसने हैवीली आर्म्ड फ्लीट लेके आया। ये पूरी फ्लीट, फ्लीट बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे शिप होते हैं, फ्लीट होते हैं शिप्स, बहुत सारे शिप्स होते हैं। तो ये एक अकेला नहीं आया, अब की बार बहुत सारे शिप्स, और शिप्स में भी आर्म्स के साथ में आया ये।
और इसने मतलब इंडिया में आके अपना जो साम्राज्य था, जो पुर्तगीज सुप्रीमेसी था, वो दिखाना स्टार्ट कर दिया। और अब इन्होंने ना यहाँ, क्योंकि हमारा व्यापार होता था अरब के साथ में पहले, अरब ने इसीलिए तो कट ऑफ किया था यूरोप से, तो अरब्स को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अटैक द अरब्स फ्रेंडली मर्चेंट्स इन कालीकट एंड बॉम्बार्डेड द सिटी फॉर 2 टाइम्स। तो कालीकट में 2 बार बॉम्बार्डेड की इसने। और कोचीन के सम्राट के साथ, कैन्नौर के सम्राट के साथ इसने अच्छे रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लिए। उसके साथ क्यों बनाए? क्योंकि उसके उनके जैमुरिन के साथ रिलेशन खराब थे, और जैमुरिन ने तो बना कर दिया था इसको, भाई नहीं तू तो ट्रेड नहीं करेगा हमारे साथ में। और इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के इसने वहां पे एक फैक्ट्री स्थापित कर दी कोचीन के अंदर। और इस प्रकार धीरे धीरे करके फ्रांसिसियो सॉरी ये अपना वास्को डी गामा ने वहां अपना सेटअप बना दिया, और वहां धीरे धीरे पुर्तगालियों का अधिकार होना स्टार्ट हो गया था कुछ एरिया पे। पहला जो पुर्तगाली वायसराय था उस वो था फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। फ्रांसिस्को डे अल्मोड़ा अल्मेडा 1505 में पहला वायसराय बना। वायसराय एक प्रकार का पद था जो वहां पे उच्चतम अधिकारी को, जो ऑफिसर्स थे, उसको दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे करते 1505 में, फिर 1510 में अल्फांसो डी अल्ब्रुक ये आया। 1510 में उसने गोवा को कैप्चर कर लिया, और गोवा को उसने बीजापुर सल्तनत होती थी उससे कैप्चर किया, और गोवा को अपना कैपिटल बना लिया। तो ये जो अल्ब्रुक था इसने गोवा को अपना कैपिटल बनाया था। और ये पुर्तगालीज ना हमारे आजादी के बाद गए हैं यहाँ से बाद में। और अल्ब्रुक ही ऐसा था जिसने मैरिज जो एनकरेज किया था, मैरिज करने के लिए किस किस के बीच में, पुर्तगाली के बीच में, इंडियन वुमेन्स के बीच में। मतलब पुर्तगालियों को बोला भाई तुम इंडियन वुमेन्स के साथ शादी करना स्टार्ट कर दो। और ये क्रिश्चियन तो थे ही, क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इंट्रोड्यूस किया इसने। भाई यहाँ पे सबको क्रिश्चियनिटी के तौर पे कन्वर्ट करने की कोशिश की। फाइनल वास्को डी गामा मेड थर्ड और फाइनल विजिट 1524 में। उसके बाद ये वापस चला गया था। 1505 में आने के बाद 2-3-4 साल रहा, उसके बाद ये चला गया था। देन ये 1524 में आया एज ए वाइसराय, बट थोड़े दिन बाद ये एक्सपायर हो गया। शॉर्टली आफ्टर हिज अराइवल ही डाइड। पुर्तगालियों ने मेन ट्रेड कहाँ पे किया? जो हमारे सी रूट थे ना, सी रूट जैसे मालाबार कोस्ट, देखो ये इंडिया का नक्शा है, ये सॉरी ये इंडिया का नक्शा मैं यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा। ये इंडिया का नक्शा है, ये ट्रेड ये ऐसे। तो ये वाला कोस्ट और एक ये वाला कोस्ट, ये जो 2 कोस्ट थे ना, इन पे अपना पूरा कब्जा कर लिया था। इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे गोवा है इस साइड में, और इस साइड में चेन्नई है, इधर चेन्नई है या कन्याकुमारी है। तो इस जगह पे इन्होंने अपना पूरा अधिकार कर लिया था। यानी देखा जाए तो यहाँ अरबियन सी है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ अरबियन सी है, और इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। तो यानी सी रूट के ऊपर इनका टोटली अपना इनका दबदबा बन गया था। और एक अच्छी नेवल फ्लीट थी, वॉरशिप थे, और इनका एक डोमिनेंट अरब सी के ऊपर, अरबियन सी के ऊपर एक अच्छा डोमिनेंट स्थापित हो गया था। इन्होंने वहां पे ना पास सिस्टम लागू कर दिया था। भाई कोई भी आएगा, जो भी यहाँ से इस ट्रेड रूट से जो भी निकलेगा, वो यहाँ पे टैक्स दे के निकलेगा। यहाँ से जो निकलेगा टैक्स दे के, बेसिकली इस ट्रेड रूट के ऊपर इन्होंने अधिकार कर लिया। भाई जो भी आएगा वो टैक्स दे के निकलेगा। उसको बोलते हैं कार्टल्स, यानी पास सिस्टम। तो पास सिस्टम क्या है भाई? यहाँ से ट्रेड रूट था, वहां से इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। शिप के ऊपर जो ट्रेडिंग शिप थे, चाहे वो किसी भी यूरोपियन कंट्री का है, चाहे वो अरब कंट्री का है, वो पे टैक्स पे करेंगे। क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे। जो टैक्स नहीं पे करता था या तो उनको सीज कर देते थे या डिस्ट्रॉय कर देते थे, क्योंकि एक अच्छी फ्लीट थी इनके पास, नेवल फ्लीट थी। ठीक है।
फ्लीट मैंने बताया बेड़ा होता है, ऐसे फ्लीट फ्लीट में ऐसे शिप्स होते हैं जिसके अंदर आर्म एम्युनिशन सब कुछ होता है। धीरे धीरे करके इनकी मोनोपोली स्टार्ट हो गई थी वहां पे। पुर्तगाली मेंटेन मोनोपोली। मोनोपोली होता है केवल और केवल इनका अधिकार, उसको बोलते हैं मोनोपोली। और स्पाइस ट्रेड फॉर ऑलमोस्ट ए सेंचुरी, लगभग 100 सालों तक, लगभग एक स्पाइस का जो इनके पास पूरा ट्रेड था वो इन्हीं के पास रहा। आल्सो नॉट ओनली स्पाइसेस, कॉटन का, टेक्सटाइल, सिल्क और प्रीशियस स्टोन और अरबियन हॉर्सेज आल्सो इनके कार्यकाल में, इनके शासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा अच्छा योगदान रहा अरबियन हॉर्सेज का भी, ट्रेड का। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली कैसे आए थे वो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया। इसी दौरान आपको एक चीज और बताता हूँ, एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रानी अबाका करके एक रूल करती थी कोस्टल टाउन पे, नियर मैंगलुरु। उस कोस्टल टाउन का नाम था उल्लाल, रानिया का अबाका। देखो, वैसे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं, ऐसी लेडीज हुई हैं, ऐसी जिनका बहुत योगदान रहा है। बट कुछ ही लेडीज को, कुछ ही अ, महिलाओं को और कुछ ही पुरुषों को हम ऐसे जानते हैं कि भाई उनका इतना अच्छा योगदान रहा है। बट आप जब हिस्ट्री को पूरा गहराई से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, रियली हमारा देश इतना महान है, महान था और है। तो उसी में से एक रानी अबाका जो साउथ इंडिया के अंदर रूल करती थी, वो कोस्टल एरिया पे, कोस्टल टाउन था उल्लई, यानी नियर मैंगलुरु था कर्नाटक के अंदर, 16 सेंचुरी में राज करती थी। वो बहुत स्ट्रोंग थी, ब्रेव थी और पुर्तगालियों के अगेंस्ट बहुत लड़ी वो। उसने अपने राज्य से स्पाइस का बेफालतू, क्योंकि ये क्या करते हैं, जिसका मोनोपोली हो जाता है तो अपने मन मर्जी से खरीदते हैं। भाई मुझे तो इसी रेट में लेना है, अब आपका स्पाइसेस है 100 रुपए का, लेके जाएंगे 10 रुपए में, मतलब फ्री में बेसिकली ऐसे ले जाने की कोशिश करते थे। तो इसने बहुत विरोध किया और ये बड़ी स्ट्रांग और ब्रेव लेडी थी। इस लेडी ने क्या किया, इस लेडी ने स्पाइस और जो पेपर ट्रेड था, पेपर ट्रेड बेसिकली स्पाइसेस का ट्रेड था सारा का सारा, इसको अपने राज्य में होने नहीं दिया, मना कर दिया इनको, भाई पुर्तगाली हो आप नहीं अंदर आ सकते। इसने अपनी सेना खड़ी करके उनको रिफ्यूज कर दिया फियरलेसली। और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग किंगडम तैयार किया और एक स्ट्रॉन्ग नेवल डिफेंस इसने, एक स्ट्रॉन्ग नेवल डिफेंस और आर्मी इसने तैयार की, स्किल्ड आर्चर और सेलर्स इसने तैयार किए। और इसका रिलेशन, क्योंकि देखो पुर्तगाली का रिलेशन जमोरिन के साथ खराब था, तो इसने जमोरिन के साथ अपना अलायंस स्टार्ट कर दिया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और दूसरा बीजापुर सुल्तनत, क्योंकि बीजापुर सुल्तनत से गोवा को कैप्चर किया था वास्को डी गामा ने, बेसिकली वास्को डी गामा नहीं, वो अलब्रुक था। और जो लोकल अरब्स थे, अरब ट्रेडर, क्योंकि यार ट्रेड हमारा पहले अरब के साथ होता था, अरब ट्रेडर्स वहां आते थे, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन बना लिया। कुल मिला के इसने एक स्ट्रॉन्ग अपोज तैयार कर लिया पुर्तगालियों के विरोध में। इसने बहुत बार पुर्तगालियों को हराया गुरिल्ला टैक्टिक से, बट उसकी विक्ट्री के बावजूद वो एक दिन पकड़ी गई, क्योंकि लगातार बार बार पुर्तगाली आते थे, पुर्तगालियों के पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी और वो प्रिजन के दौरान मारी, मतलब ऐसी शहीद हुई बेसिकली वो, ऐसी सक्सेस, ऐसी ब्रेव औरत थी रानी अबाका। उसके बाद उनकी बेटी आई रानी अबाका टू, उसने भी ऐसे रेजिस्टेंस रखा, विरोध किया पुर्तगालियों का, और फाइनली एक फायर बॉल क्रिएट की कोकोनट सेल की, जो पुर्तगालियों की नेवी शिप के ऊपर फायर करते थे। तो यानी उसने भी पुर्तगालियों को भगाने का बड़ा अच्छा काम किया था। तो फर्स्ट वुमेन दैट रानी अबाका, सेकंड इज रानी अबाका टू। ये फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया का नाम अगर पूछा जाता तो रानी अबाका बोला गया। उसके बाद ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हम आजाद हो गए थे, तो ऑनर के तौर पे उनकी मेमोरी में वीरा रानी अबाका उत्सव मनाया जाता है, जो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल उल्लाल, और उनके ऑनर में एक पोस्टेज स्टैंप भी इशू किया गया।
और ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये बेसिकली कर्नाटक का फेस्टिवल है, और यहाँ पे इस फेस्टिवल का नाम इस फेस्टिवल में डांस किया जाता है, फोक डांस किया जाता है। फोक डांस डांस का जो नाम है वो उसको बोलते हैं यक्षगान। तो यक्षगान अगर पूछा जाए किसके उसमें कब किया जाता है, भाई वीरा रानी अब्बा का उत्सव मनाया जाता है, तब उस समय फोक डांस किया जाता है। दैट फोक डांस इज नोन एज यक्षगान। अंडरस्टूड? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। मैंने बताया कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने नॉट ओनली ट्रेड, उन्होंने मिशनरीज भी वो लेके आए थे। मिशनरीज का काम था क्रिश्चियनिटी को फैलाना। क्रिश्चियनिटी बेसिकली वो अंग्रेज बनाना चाहते थे। उनका काम वो भी प्रमोट करते थे इस चीज को। तो उन्होंने 1560 में गोवा के अंदर गोवा इंक्विजिशन एक सेटअप किया। भाई गोवा इंक्विजिशन एक प्रकार का रूल थे, कुछ रूल बनाए उन्होंने। वो रूल क्या थे? गोवा इंक्विजिशन बोलते हैं उसको। उन्होंने बनाया कि भाई कोई भी जो ओल्ड फेथ रखता है उनको पनिश किया जाएगा। कोई भी जो सीक्रेटली ओल्ड फेथ की प्रैक्टिस करता मिलेगा उनको पुनिश किया जाएगा। लेट इट बी हिंदू, मुस्लिम, ज्यूस, लेट इट बी एनी धर्म, कोई भी धर्म था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, ज्यूज भी थे, सब थे। तो उन्होंने बोला कि जो पुरानी ओल्ड ट्रेडिशन था वो नहीं करोगे, अगर वो करोगे तो पनिश किया जाएगा। उन्होंने बहुत सारे जो टेम्पल थे उनका डिस्ट्रक्शन किया गोवा में खासकर। ये सब गोवा की बात चल रही है, क्योंकि गोवा तक ही सीमित थे और कुछ कोस्टल एरिया पे वो सीमित थे, पुर्तगाली जो पोर्तुगीज थे। ठीक है, तो उन्होंने टेम्पल्स को भी खत्म किया। बट धीरे धीरे उनका जो इफेक्ट था वो खत्म होता गया। मैंने जैसे बताया ना कि उसके बाद में इंग्लिश यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ऊपर चढ़ती गई। उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना अधिकार जमाती गई, और धीरे धीरे पुर्तगीज का जो इफेक्ट था वो खत्म होता गया। तो लास्ट फाइनली 1812 में ये रूल जो है अबोलिश कर दिया। अबोलिश मतलब खत्म कर दिया। जो इन्होंने बताया था कि भाई कोई भी जो सीक्रेटली ओल्ड फेथ को यानी हिंदू हिंदू को, मुस्लिम मुस्लिम की ट्रेडिशंस को अगर फॉलो करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। अभी धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इनमें डिक्लाइन क्यों हुआ? एक तो करप्शन, एक फाइनेंशियल ट्रबल हो गया। दूसरा, अब यूरोपियंस में दूसरी जैसे डच थे, इंग्लिश थे, फ्रेंच थे, ये थोड़ा स्ट्रोंगर तौर पे अभी आने लगे थे। क्योंकि मैंने बताया ना 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अधिकार दे दिया कि आप मतलब ईस्ट में जाके व्यापार कर सकते हो। ईस्ट मतलब इंडिया, इंडिया में जाके व्यापार कर सकते हो। ऐसे ही उनके उसमें वहां इंग्लैंड का और फ्रेंच का अच्छा नहीं बनता था, तो इंग्लैंड ने दिया तो फ्रेंच ने भी दे दिया, डच भी आ गए। ठीक है, तो गोवा, दमन और दीव को बेसिकली स्टार्टिंग में आपका जो पुर्तगालीज थे उन्होंने कैप्चर किया हुआ था। और हम इनको गोवा को, दमन और दीव को 1961 यानी आजादी के आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 में आजाद कराया था हमें। बड़े धक्के से इनको लात मार के भगाया था, ऐसे नहीं निकले थे। जबकि हमारा देश आजाद कब हो गया था? 1947 में। इंग्लिश तो चले गए थे, नहीं ब्रिटिश तो चले गए थे, बट 1961 में पुर्तगालीज गए। कहां से? गोवा से, दमन और दीव। अब उसके बाद आते हैं डच। अब पुर्तगालीज आए थे, अब आएंगे डच। हालांकि ऐसा नहीं कि पुर्तगालीज खत्म हो गए डच आ गए, ऐसा नहीं था, पुर्तगालीज भी थे, बट उनका इफेक्ट कम हो गया था। बट डच और पुर्तगाली लगभग साथ में आए थे। ये भी स्पाइसेस चाहते थे, इनको पता, एक्चुअली ट्रेड होता था पहले भी, तो इनको पता था कि वहां से, बट अरब्स बीच में आ गए थे ना, इसलिए ये सी रूट से ट्रेड करते थे अभी। तो 1602 ईस्वी में एक कंपनी स्थापित की जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। ये इनकी पहली कंपनी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठता पहली डच की कंपनी कहाँ हुई थी? पहली हुई थी मछलीपट्टनम में। अब मछलीपट्टनम कहाँ पे है? ये आपकी मछलीपट्टनम पड़ती है तमिलनाडु में। 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी।
और वेस्ट कोस्ट के ऊपर सूरत, भरूच और कोचीन, ये मैंने बताया ना मालाबार जो तट है, ये वाला जो इंडिया का जब मैं मैप बनाता हूँ, एक ये वाला जो तट है, यहाँ पे, यहाँ गुजरात से लेके नीचे तक, यहाँ पे भी इन्होंने कंपनियां स्थापित कर दी थी। एक इधर मछलीपट्टनम है, यहाँ पे भी इसने कंपनी स्थापित कर दी थी। तो ईस्ट में थी कराईकल, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित कर दी थी। डच का और पुर्तगालियों का कन्फ्लिक्शन चलता रहा और इन्होंने सक्सेसफुली पुर्तगालियों को ना मलाबार तट से भगा दिया और वहां पे अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और वहां पे वही ट्रेड में वही कॉटन, सिल्क, वही पेपर, कार्डिमम, ओपियम, इंडिगो। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता क्या क्या किस किस चीज का ट्रेड होता था, ये सारी चीज लिख सकते हो वहां पे। इस प्रकार जो पुर्तगालियों की जो मोनोपोली थी वो खत्म होगी, अब डच की मोनोपोली स्टार्ट होगी। अब डच स्ट्रांग हो गए यहाँ पे, बट ये थोड़े समय के लिए होते हैं। स्पाइसेस के ट्रेड में 17th सेंचुरी में अभी डच का अधिकार हो गया। पहले पुर्तगालीज थे, अब डच आ गए। और इन्होंने ना अ, अभी ये क्या थे ना, जो पुर्तगाली थे वो यहाँ तक व्यापार करते थे, यहाँ तक व्यापार करते थे और वो चले जाते थे ऐसे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ अपना अंडमान निकोबार ऐसे, और इसके बाद में यहाँ इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इधर छोटे छोटे देश हैं, साउथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो साउथ एशिया में ना, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्री, हम साउथ में आते हैं, साउथ एशिया में हम आते हैं। तो इन्होंने उनके साथ भी बेसिकली सी रूट कनेक्ट कर लिया। ये सुमात्रा, देखो सुमात्रा, जावा और मोलिकस, सुमात्रा इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा इंडोनेशिया में पड़ता है। इन्होंने ये यहां से ये रूट यहां भी बना दिया, तो एक रूट ये भी हो गया इनके टाइम पे। धीरे धीरे जब ये भी कमजोर पड़े, जब ये डिक्लाइन हुए, तो ये अपनी सब ताम झाम समेट के यहीं पे आ गए थे इंडोनेशिया में। इनका मेन फैक्ट्री इधर ही था, इंडोनेशिया में। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस भी कम हो गया और ये ट्रेड रूट, सी ट्रेड रूट में इनमें बेसिकली पिछड़ के पीछे डिफीट हो गए, सदर्न पार्ट में भी, केरला में भी। और इसको बोलते हैं कोलाइचल, जो मैंने बताया था ना बैटल हुआ था 1741 में, मार्तंड वर्मा उस समय जो साउथ, इन द साउथ पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे केरला के अंदर त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा के द्वारा इनको बेसिकली उखाड़ के फेंक दिया गया। उस बैटल को बोलते हैं कुलचल इन 1741। इस बैटल में पार्टिकुलरली इसलिए याद रखा जाता है कि जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर थी, उनको इंडियन रूलर ने, मार्तंड वर्मा जो इंडियन रूलर था, उसने इनको डिफीट किया था। भाई सबसे मतलब बेसिकली इसलिए जाना जाता है। अगर कोई पूछे कि भाई जो बैटल ऑफ कुलचल था वो क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यूरोपियन कॉलोनियल पावर को इंडियन रूलर ने हराया था सबसे पहले। इसने क्या किया था, जो डच का कमांडर था डी लेनोय, इन द बैटल ऑफ द अल्टीमेटली लेट द डिक्लाइन द डच पावर इन इंडिया, इसको कैप्चर कर लिया था। इस प्रकार उनकी जो डच की पावर थी वो खत्म हो गई थी 1741 में। तो ये याद रखने का पॉइंट है, डच को किसने भगाया था, कैसे गए थे वो। अब आते हैं फ्रेंच। तो फ्रेंच कैसे आए? अभी डच गए, पुर्तगाली कमजोर हो गई थे, अभी फ्रेंच आ गए। फ्रेंच का क्या एम्बिशन था? देखो एम्बिशन सबके सेम ही थे भाई। इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री था, रिच कंट्री था। इंडिया के अंदर सोना, चांदी, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टोन्स और मेनली स्पाइसेस बहुत मिलते थे। तो 1664 में, अभी इसी दौरान ना 1600 में ब्रिटिश भी आना स्टार्ट हो गए थे। ब्रिटिश ने भी अपनी कॉलोनियां स्थापित करना स्टार्ट कर दी, अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगाना शुरू कर दी थी। तो ये सारे चीज साथ साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डच गए हैं और ये आए हैं, नहीं, ये सब इकट्ठे आ रहे हैं, बट किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा, किसी का इन्फ्लुएंस कम है। 1600 में जो ब्रिटिश थे वो भी आ चुके थे, और 1664 में
वहाँ ब्रिटेन में और फ्रांस में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो इनके किंग ने बोला कि भाई तुम भी वहां जाके, जो किंग लुइस 14 था, उसने बोला कि वहां जाके तुम व्यापार करो। और उसके जो मिनिस्टर थे जीन बाप्टे कोलबर्ट, उसको बोला था कि भाई तुम जाके वहां व्यापार करो, और जो इंग्लैंड बेसिकली वहां अपना अधिकार जमाने की कोशिश करा ना, उसको टक्कर दो वहां पे। तो सूरत में 1668 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री, सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत के अंदर स्थापित की। उसके बाद इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया पौंडीचेरी, जो आज की टाइम पे हम पौंडीचेरी 3 जगह काउंट करते हैं। 1674 में पौंडीचेरी में अपना हेडक्वार्टर बना दिया। पौंडीचेरी सी रूट पे आता है। और दूसरा इनका था मूसलीपट्टनम में, एक था माहे में, एक था कराईकल में। ये सारे के सारे ट्रेड ट्रेड के जो स्थान थे वो सी रूट के थ्रू थे। ठीक है। इसका जो सबसे पहला गवर्नर जनरल था वो था जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स। जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स। और फ्रांसीसियों का ना साउथ के ऊपर एक अच्छा अधिकार रहा है। आप आगे पढ़ोगे, फ्रांसीसियों का साउथ के ऊपर बड़ा अच्छा अधिकार रहा है, एक अहम रोल रहा है। 1742 से 1764 में ये जर्नल था फ्रेंच इंडियन, फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जर्नल था ये। इसने क्या किया, इसने एक पॉलिसी बनाई, और इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए फिर इंग्लिश जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी ऐसा काम किया था बाद में। इसने क्या पॉलिसी बनाई? इसने क्या कि भाई जो इनकी इसने अपनी टेरिटरी को मतलब एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था। भाई जो कमजोर राजा उसको कैप्चर कर लो, और जिसके बच्चे नहीं है उसको अपने उसमें शासन में, अपने राज्य में मिला लो। ऐसे करके ना इसने बहुत सारे लोकल इंडियन रूलर्स को अपने पास कंट्रोल में ले लिया। उनको सेना हेल्प दे दी, किसी को अटैक करके कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे करके इसने जो है लगभग साउथ इंडिया के ऊपर लगभग अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और ये मतलब इन्होंने इनके पास ना ट्रेंड सोल्जर होते थे, और ये क्या करते थे ना, उनके साथ राजाओं के साथ मिलके उनके लिए सेना को ट्रेंड करते थे, उनकी सेना को, और उनकी सेना को बड़े मॉडर्न तरीके से ट्रेंड करते थे। मॉडर्न जो गन वगैरह हैं उनके साथ में, या मॉडर्न जो वेज थे उनसे उनको ट्रेंड करते थे। मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक, वॉरफेयर होता है लड़ाई का जो तरीका होता है, उससे उनको ट्रेन करते थे। तो राजाओं को भी लगा भाई ये तो हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, बट मेन मकसद उनका यही था कि कैसे न कैसे करके अपना टेरिटरी बढ़ाना। सो ये एक अच्छा टैक्टिक थी कि भाई फ्रेंडशिप कर लो और उनकी टेरिटरी को अपने साथ मिला लो। किसी जो छोटा कोई ऐसा जो बिल्कुल विरोध कर रहा है उसके ऊपर अटैक कर दो। सो इन्होंने बेसिकली एक प्रकार का ये स्ट्रेटजी जो है इनकी कामयाब भी हुई, और इसी स्ट्रेटजी को ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर ओवन पावर इन इंडिया, बाद में ब्रिटिश ने इसी टेक्टिक को अपना के पूरे इंडिया के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। तो किससे सीखे थे? फ्रांसीसियों से सीखे थे। डुप्लेक्स ने, मैंने बताया था, जो अपना साउथ इंडिया का जो लगभग पूरा साउथ इंडिया इसने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद में इनके ब्रिटिश ने देखा भाई ये तो साउथ इंडिया पे पूरा कैप्चर कर लिया है, क्योंकि ब्रिटिश नॉर्थ इंडिया में खासकर बंगाल के अंदर इनका अच्छा अधिकार हो गया था। तो दोनों में टक्कर थी। टक्कर इनकी वहाँ अपने अपने कंट्रीज में, फ्रांस में और इंग्लैंड में भी थी, और इंडिया में भी इनकी दोनों दोनों की सेनाएं आपस में लड़ी। और उनको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वार, यानी कार्नेटिक वार बोलते हैं। अगर पूछा जाए कार्नेटिक वार क्या है, तो कार्नेटिक वार क्या है? कार्नेटिक वार एक प्रकार का फ्रेंच इंडो फ्रेंच वार था, जो 1746 से 1763 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में डुप्लेक्स ने चेन्नई पे भी अधिकार कर लिया था। प्रेजेंट चेन्नई यानी मद्रास, उस समय मद्रास होता था, प्रेजेंट में अभी चेन्नई है 1746 में। लेकिन
धीरे धीरे करके ना ब्रिटिश भी स्ट्रांग होते जा रहे थे, तो वो ब्रिटिश से हार गया फिर। ठीक है, अल्टीमेटली एक प्रकार से फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका डिक्लाइन शुरू हो गया यहाँ पे, क्योंकि देखो इंग्लैंड और फ्रांस ये दुश्मन देश थे आपस में, और यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों में टक्कर चल रही थी। अब ये भी स्ट्रांग हो रहे थे, ये भी, ये बेसिकली काफी समय से उधर थे, इनको यहाँ से पूरा सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया, तो वहां से सपोर्ट नहीं मिला, तो यहाँ से जब सपोर्ट नहीं मिला तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डुप्लेक्स था उसको वापस बुला लिया गया, बोला आजा भाई हम तो हार गए। अभी 1754 में जो कार्नेटिक वार हुए ना, मैंने बताया जो कार्नेटिक वार बताया, ये कार्नेटिक वार नॉट ओनली यहाँ पे हो रहे थे, ये इंग्लैंड में भी हो रहे थे, हमारे यहाँ इनको कार्नेटिक वार का नाम दिया गया था। ठीक है, तो यहां पे उसको वापस बुलाया तो उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, यानी फ्रेंच जो था वो थर्ड कर्नाटिक वार में भी बेसिकली डिफीट हो गया इंग्लिश से, यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। तो इस प्रकार अभी हम पढ़ेंगे आगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कैसे शासन स्थापित हुआ। अभी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ऊपर आ जाएगी, बाकी सारे देखो पुर्तगाली गए, डच गए, फ्रांसीसी गए, गए नहीं मतलब बेसिकली वो वीक पड़ गए, वहां पे थे तो अभी भी कुछ एरिया में, जैसे पौंडीचेरी तक सीमित रह गया, वो गोवा तक सीमित रह गया, डच वैसे भाग गए, डच मैंने बताया साउथ ईस्ट एशियन कंपनी, जो अपना ये साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री थे, ये इंडोनेशिया वगैरह, वो वहां चले गए। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके ये डिक्लाइन हो गया और वहां पे इंग्लिश शासन यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। अभी आएंगे एंटर द ब्रिटिश, अभी मेन फुल फ्लैश में ब्रिटिश आ जाएंगे। देखो ब्रिटिश काम तो सबका एक ही था, सब देश को लूटना चाहते थे, सब व्यापार करना चाहते थे, बट धीरे धीरे जब इन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये ना ये 17th सेंचुरी की बात चल रही थी, ये सब जब लड़ाई उड़ी हो रही है, क्योंकि 1754 में, 1759 में, ये 18th सेंचुरी की बात हो रही है, बेसिकली 18th सेंचुरी में घुस गए थे हम लोग। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे भाई कैसे एंटर किए थे ये ब्रिटिश, कैसे एंटर किए थे। इसलिए वो ट्रेड के लिए आए थे, मैंने आपको पढ़ाया है। और 18th सेंचुरी में फ्रांसीसियों को हराने के बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपनी टेरिटरी का एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, और इकोनॉमिकली और ट्रेड ट्रेड पे इनका पूर्ण रूप से अधिकार हो गया, क्योंकि फ्रांसीसी अभी कोई टक्कर में तो रहा नहीं। तो ये कैसे ट्रेडर से रूलर कैसे बने, ये स्टेप वाइज हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले ट्रेड किया इन्होंने, ठीक है, ट्रेड करके धीरे 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 देखो इनका ट्रेड का तरीका पढ़ते हैं कैसे कैसे आए थे। मैंने बताया था आपको 1579 में, 1579 में इंग्लैंड के लोगों को एनकरेज किया गया ब्रिटिश नेविगेटर के थ्रू, सर फ्रांसिस ड्रेक के द्वारा, कि भाई खोज करो, ये रूट तो कर दिया बंद जो हम अरब के थ्रू आते थे, अब आगे से ऊपर से खोज करो कैसे ना कैसे करके। यूरोपियंस में ये बात चली थी, और ब्रिटिश नेविगेटर इसने भी ये बोला था भाई खोज करो करके। तो शुरू में तो इन्होंने जो वहां पे रानी का राज था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का राज था, उसने शुरू में तो परमिशन नहीं दी। फिर 31 अक्टूबर 1600 को, बस 1600 याद रखो, 1600 को क्वीन एलिजाबेथ एक ने परमिशन दे दी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जाके एक रॉयल चार्टर तैयार कर दिया, भाई जाओ और आप ट्रेड कर सकते हो ईस्ट के साथ में। ईस्ट मतलब इंडिया। तो कंपनी जो थी इनिशली उन्होंने स्टार्ट किया गवर्नमेंट के साथ, कंपनी के तौर पे काम किया। स्टार्टिंग में तो चार्टर बना था, सारे चार्टर एक्ट के थ्रू काम करते थे, भाई चार्टर बनेगा, वहां से रूल बनेंगे, कंपनी उसके हिसाब से काम करेगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने, उसमें वहां पे गवर्नर ये बनने स्टार्ट हो गए। तो वहां वहां पे ना उन लोगों ने ट्रेड के साथ साथ वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना स्टार्ट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस ट्रेड। ठीक है,
तो 1608 में कंपनी ने पहला अटेम्प्ट किया अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का। पहला अटेम्प्ट मतलब 1608 में पहली जो कंपनी थी वो स्थापित की। और उस समय मुगल एम्परर जो था वो बेसिकली आपका अकबर के समय आए थे ये, बट अकबर ने मना कर दिया था, फिर भी इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर दी थी। 1613 में इन्होंने परमिशन ली मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन मांगी कि सर हम यहाँ व्यापार कर सकते हैं, अपनी परमानेंट फैक्ट्री। हालांकि इन्होंने फैक्ट्री पहले बना ली थी, बट इन्होंने फिर भी परमिशन मांगी वहां से, और परमिशन लेने इनको परमिशन मिल गई। उसके बाद इन्होंने कई जगह बनाई, मद्रास में बनाई, बॉम्बे में बनाई, कलकत्ता में बनाई। ठीक है, इनका मेन मकसद था वहां ट्रेड करना स्टार्टिंग में। फिर इन्होंने देखा कि इनको तो आराम से आपस में लड़वा के और एक अच्छा व्यापार, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कब्जा किया जा सकता है, कॉलोनी बनाई जा सकती है, कॉलोनिज्म तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो इनकी स्ट्रेटेजी थी डिवाइड एंड रूल। ये क्या करते थे, एक राजा को दूसरे राजा से, एक नवाब को एक दूसरे नवाब के साथ में लड़वाते रहते थे। उसको बोलते थे कि वो ऐसा कर रहा है, उसको बोलते ऐसा कर रहा है। बेसिकली ये 18th सेंचुरी में ना, वो औरंगजेब तो चला गया था, मर गया था, तो इन्होंने बाकी राजाओं को आपस में लड़वाया, कुछ को लड़वा दिया, कमजोर के ऊपर अटैक कर दिया। इस प्रकार इनका वहां पे पूर्ण रूप से एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित हो गया, पूर्ण रूप से इनका अधिकार स्थापित हो गया। और अब ये जो चाहते थे वो कर सकते थे। वैल्यूएबल ट्रेडिंग राइट्स इनके पास आ गए, टेरिटरीज बहुत सारी अपनी बढ़ा ली इन्होंने। ठीक है, कुछ टैक्स लगाते थे, रेवेन्यू बहुत अच्छा लेते थे, और जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको खत्म कर दिया इन्होंने। बेसिकली रहा खा कसर जो अभी फ्रांसीसी जो साउथ इंडिया में वो बढ़ोतरी में आए थे, वहां पे उन्होंने एक अच्छा अपना सिस्टम सेटअप कर रखा था। इन्होंने कर्नाटिक वार के बाद उनको भी हरा दिया, वो भी कमजोर पड़ गए, उनका भी डिक्लाइन हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होगी अभी। और मेन काम इन्होंने वही किया, आपस में फूट करो राज करो वाली नीति अपनाई। इन्होंने नॉट ओनली आपस के राजाओं को लड़ा, बल्कि कुछ कॉम्युनल डिफरेंसेस क्रिएट करके सोसाइटी के अंदर, उनके अंदर एक टेंशन क्रिएट कर दिया था इन्होंने। चाहे वो हिंदू मुस्लिम टेंशन है, या फिर और अदर अपर लोअर कास्ट का टेंशन है, या फिर जो हिंदू ट्रेडिशंस थे उनको खत्म कर दिया। इस प्रकार इन्होंने ना बेसिकली अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे कब ये ट्रेडर से राजा बन गए पता नहीं चला, क्योंकि स्टार्टिंग में 1757 में प्लासी का युद्ध था, इसको बोलते बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध ये नवाब सिराजुद्दौला थे, जो पश्चिम बंगाल के नवाब थे, उसके साथ इनका युद्ध हुआ था। क्योंकि वो इनका विरोध करता था, उसने अपनी वहां पे कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं करने दी थी। तो इसने क्या किया, इसने उनको हटाने के लिए अपना सेना भेज दी वहां पे। हालांकि फर्स्ट बार तो ये हार गए थे, उसने खदेड़ दिया था, लेकिन सेकंड बार जब उसका एक सैनिक था, उसका सेनापति था मीर कासिम, उस मीर कासिम को इन्होंने अपने पक्ष में ले लिया, उसने गद्दारी कर दी। और बाद में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में 1764 में वो हार गया था, उसको हरा दिएगा। वही मेन पॉइंट था इंडिया के अंदर बेसिकली अंग्रेजों का राज करने का मेन पॉइंट वही था। तो सिराजुद्दौला थे, स्ट्रॉन्ग था वो, बट उसको बेसिकली इन्होंने कैसे न कैसे करके डिफीट कर दिया था। अब इसमें मोटी मोटी बातें दे रखी है। उसने 30,000 सोल्जर थे उसके पास में, जो नवाब सिराजुद्दौला था उसके साथ में 30,000 सोल्जर थे, उनके ऊपर अटैक किया था। मीर जाफर के बारे में मैंने पूरी स्टोरी बताई है। मीर जाफर के बारे में, उसका कमांडर चीफ था, ठीक है, और वो उनके साथ मिल गया था। प्लासी का युद्ध हुआ फिर 1757, 23 जून 1757 में, और सिराजुद्दौला को उन्होंने कैप्चर कर दिया और मार दिया। और मीर जाफर जो उनके पक्ष में आया था उसको नया नवाब बना दिया।
अब वो तो उनकी कठपुतली था क्योंकि उन्होंने उसको नवाब बनाया था। अब वो जो चाहे वो कर सकते थे, जैसा चाहे जहाँ चाहे व्यापार कर सकते थे, जहाँ चाहे अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते थे। तो कुल मिला के उन्होंने सारी जमींदारी सिस्टम होता था पहले भाई, ये एक आदमी के पास जमीन होती थी, उससे वो टैक्स रेवेन्यू करते थे और टैक्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और अपना फैक्ट्रीज में लगा देते थे। तो लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट का जो जमींदारी थी वो इनके हाथ में आ गई थी। तो यही एक फर्स्ट मेजर विक्ट्री था इंग्लिश का इंडिया के अंदर, और यही एक टर्निंग पॉइंट था। तो अगर ये पूछा जाए कि टर्निंग पॉइंट क्या था, टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, और जिसमें सिराजुद्दौला को इन्होंने कैप्चर कर लिया था और मार दिया था। बंगाल में भी रिच सोर्सेज थे क्योंकि दो नदियां अपने गंगा नदी का मुहाना उधर ही निकलता है, सुंदरबन उधर ही है, बहुत अच्छा वहां पे राइस वगैरह होता था। तो वहां पे उन्होंने ना जो कर्नल मेल्सन थे, उन्होंने उन उसको एक कंपनी ऑफिशियल्स के तौर पे सेटअप किया कि भाई मीर जाफर अभी तू यहाँ राजा बना बने रहो और बाकी जो है चीजें हम करते रहेंगे। मीर जाफर को एक प्रकार का कठपुतली राजा बना दिया गया था। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे और स्टेट्स को, जैसे अवध को, हैदराबाद को, इनको अपने अंदर मिलाना स्टार्ट कर दिया था। इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था कि जिसका बेटा नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा राजा जो बूढ़ा हो गया है, उसकी आगे कोई औलाद नहीं हो रही है, उनको अपने अंदर मिलाना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ कुछ रूल बनाए भाई, नहीं ये राज्य अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये राजा अच्छा काम नहीं कर रहा है, उनको भी अपने अंदर, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। ये किसने लागू की थी? ये की थी एक गवर्नर जनरल था 1848 से 1856 में रहा, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गवर्नर जनरल था 1848 से 1856 में। ये मैंने बताया कि भाई कोई ऐसा जिसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, मेल डिपेंडेंट नहीं है, या फिर कोई राजा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उनको अपने अंदर मिला देते थे। ये थी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। अच्छा, ये पूछा जाता है कई बार के बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। भागीरथी नदी के किनारे। और ये भागीरथी नदी कहाँ पे है? ये कोलकाता में के साउथ मुरादाबाद एरिया में पड़ती है, जहाँ पे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। वहां पे प्लासी नाम की एक जगह है, उस जगह पे ये युद्ध लड़ा गया था। आज इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, आगे की क्लास में फिर हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में जरूर लिखिए।